नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, जो हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसमें 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। और साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा 15 प्रैक्टिस सेट, लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों, उसी के क्रम में आज जो है प्रैक्टिस सेट 9 हम देखेंगे। और इसी तरह से आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं आपको पूरा जो है प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूंगा और चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। और साथियों, अब अंतिम समय चल रहा है, यानी कि संडे को पेपर है 9 नवंबर को। तो साथियों, अब लास्ट टाइम में आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनका अच्छे से रिवीजन करेंगे तो निसंदेह आपको जो है कि अच्छा जो परिणाम देखने को मिलेगा। और साथियों, प्रैक्टिस सेट रोकने का एक मेन रीज़न ये था कि कुछ मेरे साथियों का यह रिक्वेस्ट था कि सर आप जो है चैप्टर वाइज करवा दीजिए। तो चैप्टर वाइज जो भी बुक थी उस बुक के सारे जो है टॉपिक को चैप्टर वाइज, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू थे व्याख्या सहित, उनको हम सभी ने देख लिया है। तो साथियों, जो भी साथी अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर, एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा जो वीडियो आप देख लेंगे। तो जो मेन पोर्शन है फॉरेस्ट्री का, वहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न जो है सही होने की संभावना बन जाएगी। तो साथियों, आज पूरा प्रैक्टिस सेट 9 से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, इस जो प्रैक्टिस सेट का तरीका ये है कि इसमें व्याख्या नहीं बताया जाता है, या प्रैक्टिस के लिए होता है। सीधे आप प्रश्न देखेंगे, आप अपने मन में उत्तर सोचेंगे, मैं उसके बाद उत्तर बोलूँगा और आप इसको मिलाते चलेंगे। और अगर आपको व्याख्या सहित देखना है तो आप प्लेलिस्ट वहाँ पर चैनल पर क्रिएट किया गया है, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लानेशन के साथ वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है हम लेंगे यहाँ पर कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि सिक्किम जो राज्य है वह भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, यानी कि इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर जो आप व्याख्या सहित जो भी बुक को हमने देखा था, वहाँ पर इस सभी प्रश्नों को पूरा व्याख्या के सहित वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन बायोम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह विकल्प डी, यानी कि उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी अमेरिका जो है यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन बायोम के क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि यूकेलिप्टस। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात, इसका सही सुमेलन नहीं है। बाकी अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से, बाल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय से और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी, यानी कि कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, यानी कि केरल में। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्नों पर आपको सही है और सही नहीं है इस चीज़ पर फोकस देना रहता है, क्योंकि कई बार इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी, यानी कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि नाभिकीय शक्ति। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प सी, यानी कि नागपुर में स्थित है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले, यानी कि शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि साइबेरियन जो क्षेत्र है वहाँ पर नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प बी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन वन का संवर्ग है।
लेकिन राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, वो संपूर्ण भारत का चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जो है विकल्प डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी, यानी कि फसल विविध रूपण, शिम्ब आधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि, यह सभी जो है पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो विकल्प सी यानी कि 6 से 7। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो विकल्प सी यानी कि ब्राजील में है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। पहला जो है टैगा, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। इन पारिस्थितिक वर्गीकरणों के धवलता परिणाम का घटता क्रम है, यानी कि एल्बिडो वैल्यू का घटता क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 4, 1, 2, 3, यानी कि सबसे पहले टुंड्रा, उसके बाद जो है टैगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापर्णी और उसके पश्चात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि गौड़ उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखेंगे कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि मांसाहारी। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं, पहला वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव और मृदा अपरदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि 1, 2 और तीनों जो है वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि देहरादून में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है, बाकी जो है अन्य वो गलत है। यहाँ पर हम प्रश्नों की व्याख्या नहीं देखेंगे, यहाँ पर हमारा कोशिश रहेगा कि प्रश्न आएंगे ये अभ्यास के तौर पर और हम उनका डायरेक्ट जो है सही आंसर यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। लास्ट समय में तैयारी करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इससे ये पता चल पाता है कि आपने कितने प्रश्नों को अपने नज़र के सामने से गुजार लिया है। कोई भी प्रश्न अगर आप 1 से 2 बार अपने नज़र के सामने से गुजार लेंगे तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है कि अगर वो प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो 100% उस प्रश्न के सही होने की संभावना बन जाती है। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होता है वो हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ पर चलती है। मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि टमाटर प्लस गेंदा एक साथ लगाकर टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि कुसुम। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना को स्थापित किया जाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि गोवा में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि 1999 से 2000 के बीच में प्रारंभ हुई थी। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि 1992 में। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि WG रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है।
निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि वृद्धि और प्रजनन। रेसेशन फार्मिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प बी यानी कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प बी यानी कि शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच फसल उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। भारत में जमीन अवक्रमण पर प्रभाव डालने वाला मुख्य कारण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि जल काट। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, किसके लिए बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कृषि आय बीमा योजना आरंभ की गई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि 2003-4 में शुरू की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि 1997 में। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि 10। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि जैव मंडल। खाद्य श्रृंखला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण, यह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण के बारे में शिक्षा का अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वृक्षों, जंतुओं, जलाशयों इत्यादि के बारे में सीखना पर्यावरण के बारे में शिक्षा का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए विकल्प डी यानी कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड दोनों जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि को अवन गतिविधियों के लिए रूपांतरण को रोका गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980। खड़े वृक्षों की आयु निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्रेसलर छिद्रक। अभ्यारण्य, सेंचुरी व राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के कौन से अध्याय में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि अध्याय 4 में सम्मिलित है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फेफड़ा जो है वो मानव शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो विकल्प ए है यानी कि 7.2 यह सही है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से कौन से हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि एस्ट्रोजेन। कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मूत्र मार्ग। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सजात पुष्पी परागण कहलाता है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मानसिक जड़ता से पीड़ित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मैथ्स के प्रश्न हैं, इनको हम स्किप करेंगे। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 66 यानी 66 से हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।
तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प जो है यहाँ पर बी यानी कि प्रोसेसर के तौर पर जाना जाता है। एक साथ इनको प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है विकल्प डी यानी कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो यह जो है फोर्थ जनरेशन यानी कि विकल्प ए। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे जो है विकल्प डी यानी कि सेमी ऑटोमेशन कहा जाता है। फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प जो बी यानी कि 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, और जो एआई है वह नवीन प्रौद्योगिकी है। एंगुलर जेएस में मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि एप्लीकेशन। एफटीटीपी का पूर्ण रूप है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि फाइबर टू द प्रीमाइसेस। और एक एफटीपी होता है तो उसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पैराग्राफ की दूसरी ओर और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है, तो उसे जो है हैंगिंग इंडेंटेशन कहा जाता है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी कि ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है, तो यह जो है कर्सर कहलाता है। और एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि चित्र कमांड सम्मिलित करें। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको लेकर जाता है, तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो आपको आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, तो उसे जो है विकल्प डी यानी कि वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से हम जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 प्रश्नों को देखेंगे, और साथियों यूपी जीके से जो एक नवीन बुक पर्टिकुलर यूपी जीके को ही केंद्रित करके चैनल पर चलाया जा रहा है, तो आप वहाँ से देखेंगे। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ पर बच्चे जो भी दोस्त हैं मित्र हैं लाइक कर रहे हैं, और वहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट यूपी जीके का पैटर्न पूछा गया था उसी की वो बुक है और उस तरह से आपको वहाँ पर कराया जा रहा है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पर भी जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो न्यू मॉडल है यूपी जीके का उसे आप ज़रूर पसंद करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो यहाँ पर आईआईटी जो है वो कानपुर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही और वही क्रम है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है, तो किस चीज़ को? तो यहाँ पर स्वदेशी और जो स्पेशल उत्पाद है, एक विशेष उत्पाद एक जिले से संबंधित है, उसको जो है प्रोत्साहित करना एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था, तो यह जो है विकल्प डी यानी कि 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो यह जो है विकल्प सी यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और प्रथम राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी कि चित्रकूट में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलन बताना है, यानी कि भोक्सा जो जनजाति है
वो बिजनौर से इसका सही सुमेलन है। बाकी भोटिया, बाराबंकी, रांची, गोरखपुर और थारू बांदा इनका सही सुमेलन नहीं है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? तो गोदान जो है विकल्प बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि मेहदी जी जो हैं इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कालिंजर के विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। यहाँ पर सुमेलन करना है हवाई अड्डा और उनके शहरों से। तो यहाँ पर सही सुमेलन ही देख लेते हैं। 92 का जो विकल्प है वो डी यानी कि 4, 3, 1 और 2। तो इस तरह से हम सुमेलन देखते हैं कि बमरौली जो है वो प्रयागराज से, आपको याद कर लेना है। चकेरी जो है कानपुर से, और हिंडन जो है गाजियाबाद से, और फुर्सतगंज जो है वो रायबरेली से जुड़ा हुआ हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, यहाँ भी नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य से सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि 4, 3, 2, 1। कोटा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो राजस्थान से, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र से, काकरापार जो है गुजरात से, और नरौरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि नोएडा में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि रामगंगा बांध, जो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि गोकुल बैराज परियोजना, यह एक पेयजल परियोजना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि धान की काला नमक एक सुप्रसिद्ध प्रजाति है। और इस प्रैक्टिस सेट 9 का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि जून जुलाई के दौरान खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो साथियों, इस तरह से आपने प्रैक्टिस सेट 9 के सभी 100 प्रश्नों को आपने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से साथियों 6 प्रैक्टिस सेट और बच रहे हैं, जिनको चैनल पर 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम भी 9 तारीख को है, काफ़ी करीब आ गया है। तो साथियों, आप एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर अगर आप जो सब्जेक्ट वाइज बताया गया है 15 जो चैप्टर वाइज वहाँ पर दिया गया उसका प्रैक्टिस सेट, और आप अगर ये 15 जो है क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, अगर आप ये दोनों वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो साथियों निसंदेह आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर, तो साथियों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। साथियों, अगर आप इस चैनल को शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियाँ आएंगी उन सभी का आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।